हमें जो है वो यूपीएससी वाला जो अप्रोच है, माइंडसेट है, वो थोड़ा लाना पड़ेगा वगैरह जो है करने पड़ेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों में तो हो गया स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं राजस्थान में आ जाऊंगा। उन्होंने छापा क्या सर, पहले पत्नी थी सीनियर अफसर, अब नितेश बने सीनियर अफसर। मेरे रोल खाने के लाले पड़े हुए हैं 3 दिन से। मैं आया हूँ जयपुर खाना के, भाई खाना वाना खा जाऊंगा अच्छे से। बड़ा वो कर रखा है। तो न्यूज़पेपर वाला का थोड़ा रहता है सर उनका, सुनते कुछ है, वो क्या उनको ना कि बात को इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके लिए मसाला ऐड करना है ना, तो कि भाई इसीलिए वो कि सेल्फ स्टडी से ही पूरा सिलेक्शन हुआ। देखो डेफिनेटली होना तो सेल्फ सही है, ओवरऑल तो सेल्फ स्टडी से ही होता है, पर है कि जो भी थोड़ा बहुत किसी भी कंट्रीब्यूशन भी रहा, इवन मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी ने नोट्स भी पढ़े हैं तो वो भी उसमें क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं जब आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मैंने विजन की कभी टेस्ट ज्वाइन नहीं की, लेकिन विजन के पेपर घर पर लाकर उसको बिल्कुल सर। अब जब भी अपनी टेस्ट सीरीज शुरू होती है प्री ऑब्जेक्टिव वाली, तो खास तौर पर मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करना है, मार्केट में जाओ, पेपर मिलता है, बिल्कुल घर पर लाओ, उस ऑप्शन सो पहले तो हम तो एक पन्ने पर लिखते थे, 1 से लेकर 2 3 लिखते थे। अब तो ओएमआर बिल्कुल मार्केट से जाओ, ओएमआर लेके आओ, घोड़े भर लो, पेपर पूरा होने के बाद खुद ही चेक करो। मेरे साथ कैसे हुआ था, दूसरा अटेम्प्ट दिया था 24 वाला, तो इसमें क्या होता था कि पापा की तबीयत भी खराब थी और घर पे भी थोड़ा काम वाम चल रहा था, इधर जॉब थी, तो मैनेज नहीं हो रहा था, तो टेस्ट ही तो देनी है मेंस वाली, तो क्या करें, तो फिर ले जाके लाइब्रेरी में 3 घंटे टाइम लगा लिख लिया। अब इतना सर समझ में आ गया था कि इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ देख लो क्या क्या चीजें जो आपने नहीं लिखी हुई या ढंग से नहीं लिखी हुई, तो वहां से आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप निकल के आ जाता है। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। अभी मुझे कौन आए हुए थे, टॉपर आए हुए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने मुझे कही कि ना मैं इस तरीके से आंसर लिखती हूँ और उसके बाद में चैट जीपीटी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया है सर। आज के टाइम में एआई जो आया है, एआई से तो बहुत हेल्प मिली थी सर। एआई से तो मुझे तैयारी करने में विशेष रूप से बहुत हेल्प मिली थी। 2-3 सोर्सेस के पीडीएफ बनाए, उसको दिया और उसको दे बताए मुझे ये पॉइंट के हिसाब से करके दे दो भाई, ये पॉइंट कंसाइज करके दे दो, टेबल फॉर्म में दे दो, टेबल में ये कॉलम बना के दे दो, उसका मैंने प्रिंट निकाला, बस वो मेरा पूरा रिवीजन रेडी है। मुझे एक चीज स्टूडेंट की समझ में नहीं आती। क्या सर? वो क्या कहते हैं कि ना ये तो ना एआई से बनाए हुए नोट्स हैं। हाँ। तो भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? सर सोर्स तो वही, वो भी तो सोर्स तो वही साइट से ले रहा है। सोर्स यदि आप उनको दे दो कि ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहीं से, ये चैप्टर दे रहा हूं, ये मैं आपको इस जो है मान लो कि इग्नो की बुक का ये चैप्टर दे रहा हूं और इसके अकॉर्डिंग मुझे और ये इसका पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे और जो है वो मैनेज नोट्स बना के दो। उसके बाद अपन मैनुअली उसको बस मैनुअली इनपुट बिल्कुल वो आना बहुत जरूरी है। वो आप उसको वो कर दो, उसके बाद में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सारी मशीन यूज कर रहे हैं, उस मशीन में दिक्कत है, ये क्यों यूज कर रहे हैं? सारी मशीन यूज कर रहे हैं, बस ये नहीं कर रहे हैं। उसमें इशू बताऊं क्या सर? उसमें जो मुझे लगता है इशू आता है, एआई से बने हुए नोट्स का कोई इशू नहीं है, हमने मैनुअली चेक कर लिया तो वो चीज़ें ठीक हो ही गई है। इशू आता है हेडिंग का, फॉन्ट का और बुलेट्स का। जब वो चीज़ हेडिंग फॉन्ट बुलेट की फॉर्म में दिखती है ना, तो स्टूडेंट को लगता है एआई से बना हुआ है। आप उसी चीज़ को पैराग्राफ में लिख के दे दो सर। नहीं सर, वो बेस्ट अप्रोच भी तो वही है। आंसर में जब हेडिंग साइडर आती है तभी तो उसके मार्क्स होते हैं, आंसर कौन पढ़ रहा है पूरा। बिल्कुल, वो बस एक यूनिफॉर्मिटी, हर टॉपिक के यूनिफॉर्मिटी ना लगे। किसी में ये आ गया सर, आंसर राइटिंग में हम भी तो ये करते हैं, किसी में हब एंड स्पोक से बनाया, किसी में ऐसे टेबल से करके पार्टीशन किया, किसी में एक बना के इस तरीके से पार्टीशन किया। वो हम हर आंसर को हम भी एक तरीके से नहीं लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। किसी में टेबल बनाई है तो बस उसी तरीके से अलग अलग करे, तो वो एआई वाला वो, और एआई तो आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी हुई है। मैं तो प्यारे एक तो क्लाउड एआई है। हाँ क्लाउड चैट जीपीटी को बहुत पीछे छोड़ दिया, बिल्कुल बहुत पीछे छोड़ दिया। परप्लेक्सिटी। कल हम बैठे ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा लीव पॉलिसी बनानी है, छुट्टी ऑफिस में कैसे मिलेगी, उसको लेकर मैंने बेसिक उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। इतनी प्यारी पॉलिसी बनाई, ऐसा लग रहा है भारत सरकार ने जारी की। इतनी प्यारी पॉलिसी। तो एआई का जो यूज़ है ना, उसको स्टूडेंट उतना नहीं समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। सर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। अपने सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट करके। आप कहीं के भी नोट्स देख लो सर, दूसरी कोचिंग में कहीं के भी देख लो सर, आपको वही 20-25 साइंटिस्ट मिलते हैं, है ना सर। अब हमने क्या किया कि मैं नोटिंग कर रहे थे, तो मेरा 2 पेज में साइंटिस्ट सारे कंक्लूड करने हैं, तो जैसे होमी जहांगीर बाबर लिखा, उनके बारे में 5 पॉइंट लिख के शॉर्ट में लिख लिए। अब उसके बाद मैं कहा इसमें फीमेल साइंटिस्ट नहीं है एक भी। एआई को टॉपिक दिया, अपने नोट्स दिए कि इस तरीके से बनाना है।
मुझे इंडिया के 10 फीमेल साइंटिस्ट के नाम दे दीजिए। उन्होंने मुझे नाम दे दिए। फिर देखा इसमें राजस्थान के साइंटिस्ट भी नहीं है, राजस्थान के साइंटिस्ट के नाम दे दिए। उन्होंने राजस्थान के साइंटिस्ट के भी नाम दे दिए। वो जो राजस्थान के साइंटिस्ट है ना, वो 5 नंबर के पेपर में पंचम महेश्वरी का 2024 के पेपर में पूछा था और वो कहीं किसी नोट्स में नहीं मिलेगा सर। राजस्थान बोर्ड की एक बुक में जरूर उनका नाम है, बट वो कहीं और नहीं है। तो वो कैसे वो निकल के आएगा वो चीज़, वो ऐसी निकल के आएगी। वो थोड़ा सा एप्लीकेशन अपन को बनानी पड़ेगी कि कैसे इसकी एप्लीकेशन। 2-3 साइंटिस्ट के राजस्थान के तैयार कर रखे थे मैंने। एक कोठारी जी थे, एक पंचम महेश्वरी थे, एक और थे। पंचम महेश्वरी देखते ही चालू दर पूरा, क्योंकि वो रेडी है पूरा सर। मैं आपको एजुकेशन सेक्टर की, खासतौर पर कंपटीशन एग्जाम की आपकी घोषणाई करता हूँ। आज से 3-4 साल बाद देख लेना, सब बच्चों की खुद की एक बुक होगी हर सब्जेक्ट को लेकर। वो किसी दूसरे की बुक नहीं पढ़ेंगे, वो खुद की बुक खुद बनाएंगे। देखिएगा बहुत आसानी से होगा ये काम कि भाई मैंने जो है वो 4 बुक जो है एआई को दी और मेरा ये मोटिव है इस तरीके का कंटेंट दे। वो उसमें लिख देगा कि सेरेमिक का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बड़ा ज्यादा है, उसको थोड़ा शॉर्ट करके इस वाले कंटेंट में ये प्रॉब्लम है। वो खुद की एक बुक बनाएगा और खुद के नोट्स अपने पास में प्रिंट आउट करके। बिल्कुल। आने वाले दिनों में ये बुक का जो कल्चर है ना, देखो हुआ क्या कि अपन बुक के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो बुक 2010-15 तक बहुत कम बुक्स हुआ करती थी। 15 से 20 में बुक का जो सेक्टर है वो बढ़ा। 23-24 के बाद से आप देखोगे एक सब्जेक्ट की आपको हर कोचिंग की बुक मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में बुक का सेक्टर बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि हर बच्चे के पास खुद की। बिल्कुल सर। अब टाइम के साथ चीजें अपडेट तो हो ही रही हैं। पहले अपन फोन का यूज नहीं जानते थे, बाकी चीजें नहीं जानते थे। फोन पे आए, नेट उस पे इंटरनेट पे आए, इंटरनेट से एआई पे जा रहे हैं, तो चीजें नहीं अपडेट करेंगे तो सर पीछे रह जाएंगे। तो बाकी जो यूं सोचते हैं कि एआई का यूज मत करो, ये चीजें वैसे एआई का यूज तो जरूरी है, उसके साथ जरूरी है कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेना। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि इस पूरी जर्नी में शुरुआत से लेकर एंड तक एआई का कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, मान लो कि जब बच्चा 12th पास करके आया है ना, उसको ये नहीं पता कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना, करियर पाथ, तो अब उसमें वो कैसे एआई का यूज कर सकता है। सर अगर जैसे 12th पास करके बच्चा आया है और वो ये इसी टारगेट के साथ आया है, वो कोचिंग में आया है या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो एआई से सबसे पहले तो अपना एम एआई को बताए और अपनी डायरेक्शन डिसाइड करे सबसे पहले, तो कि मुझे जाना कहाँ है और मेरा रास्ता क्या है। फिर जाना कहाँ है, रास्ता क्या है के बाद एआई उसे अपने हिसाब से बताएगा कि आपका इस तरीके से पढ़ना है। फिर अगर मान लीजिए यूपीएससी या आरएएस की एग्ज़ाम के लिए वो कर रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी बताएगा कि आपको ये सोर्सेज पढ़ने हैं। फिर उन सोर्सेज को जब वो पढ़ रहा है, मीनवाइल जब उसने कोचिंग में लिया हुआ है, उसने नोट्स बना रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो उन क्लासेस का जो एक क्रक्स निकालना होता है, जो एक रिवीजन करना होता है, उस रिवीजन की स्ट्रेटेजी वो क्लासेस के नोट्स को देखकर भी बनाई जा सकती है। याद रखने के ट्रिक्स और निमोनिक्स बनाए जा सकते हैं, बहुत बनाए जा सकते हैं, बहुत बनाए जा सकते हैं। एआई तो वीडियो जनरेट कर देता है अगर आपको टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज, पहले ना अपन लोग जो है वो क्वेश्चंस मिल जाए हमें कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, उसके लिए यस सर। एक वो टाइम था जब न्यूज़पेपर में 10 क्वेश्चन अपन उसकी कटिंग रखते थे कि यार क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो न्यूज़पेपर में से बिल्कुल ये काम आएंगे। बिल्कुल, अब तो न्यूज़ क्वेश्चन्स अब तो सीधा लिखो और बना के देते हैं। ऐसे बोलो इस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, इस टॉपिक से चाहिए, इसी लेवल के दो या मॉडरेट के दो या टफ के दो, तो वहां से वो क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूछता है आपको टॉपिक से स्टाइल भी चाहिए, टॉपिक स्टाइल भी चाहिए, तो लिख देते हैं। हां, और इसी तरीके से चेक करवाने के लिए पहले हमें ढूंढना पड़ता था, यार हमारे कौन चेक करके देगा, हमारे आसपास में कोई आरए सिलेक्टेड ही नहीं है, हम किसी को जानते ही नहीं है, तो आजकल वो करके दे देगा बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके देता है सर। इतना समझ, हाँ, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की सर, बहुत हेल्प की। मैं ना 2019-20 में जब इंटरव्यू दे रहा था, तो दिल्ली में 1-2 कोचिंग थी, वो क्या करते थे कि वो कहते थे आप हमें डैप भेज दो, हम आपको पर्सनलाइज्ड एजुकेशन तैयार करके देंगे, और वो 2 दिन बाद में कम से कम भी कोई 100-200 क्वेश्चन पर्सनलाइज तैयार करके दे देते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं मान लो शार्दुल सर से, उनको शार्दुल सर के कुछ दे दिए, और ये बात है 2019-20 की, तब तक एआई इतना चलन में नहीं था। तो मुझे लगता था अरे इतनी जल्दी कैसे तैयार करके दे सकते हैं, सही बात है, उनके पास में इतनी बड़ी कौन सी टीम बैठी है जिसने मेरे शार्दुल सर से, गंगानगर से, मेरी बैकग्राउंड से सारे क्वेश्चन तैयार करके दे दिए, प्रॉपर टाइपिंग वगैरह करके दे दिए। अब मुझे पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं एआई से था, हेल्प हुई ना। बिल्कुल, अब वो किसी से भी मेरी हेल्प हुई, उसी तरीके से स्टूडेंट अपना डैप देके अपने लिए पर्सनलाइज्ड एजुकेशन तैयार करवा सकते हैं सर, बिल्कुल करवा सकते हैं। मैंने खुद लाइव चैट से तो वो एक मॉक भी कंडक्ट कर सकता है खुद का। मैंने खुद ने करवाए भी थे सर अभी इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मुझे जो एक आइडिया था ना, वो ये आइडिया था कि जो आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है,
आरपीएससी सारे अपने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी आपके ओनली 1 2 3 वाले क्वेश्चंस भी लेके आए, स्टेटमेंट बेस्ड, एक पेज पे पूरा एक क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी का। हाँ। तो इंटरव्यू में भी मुझे कहीं ना कहीं एक क्यों था कि शायद वो पुराना जो तरीका है कि आपको अपना जिला तैयार करना है, ये तैयार करना है, ये सब चीज़ों के इस पे कुछ नहीं जाएगा। अगर रैंडमनेस रखनी है तो रैंडम क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोई वर्किंग होगा तो वर्किंग वाले से तो उसके बैकग्राउंड पे आएंगे ही आएंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर कुछ अलग होता है, कोई एक्स फैक्टर कुछ किसी का, जैसे मान लो मेरा इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है उस चीज़ से आ जाए। पर वो चीज़ कि अगर मैं अलवर से हूँ तो अलवर के बारे में, अलवर की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सांसद कौन है और एमएलए कौन है और सब चीज़ें के बारे में पूछे, तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ पे अब ना जाए। तो क्या ओवरऑल आप क्या मान रहे हो, कितना परसेंटेज जो इस बार आरपीएससी ने इसको इंटरव्यू पर? सर मैं तो मान रहा हूँ मेजर कंपोनेंट इस स्ट्रेटेजी इस बार जो कन्वेंशनल अप्रोच थी वो चेंज हुई है बिल्कुल। इवन इन एग्जाम प्री और लिख के लेके आते हैं कि उनको वही क्वेश्चन पूछने हैं कि यार 10 क्वेश्चन को लिखे हुए तो आप बता पाते हो नहीं बता पाते, वो तो उससे ही चेक करेंगे। तो मुझसे पूछा गया था इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये तो किसी के रैंडमनेस उनको चेक करनी थी कि बिल्कुल रैंडम पूछते हैं। जो आप मुझे जो फील हुआ वो ये फील हुआ कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो जो सोच के आया है वो उससे कुछ नहीं पूछना, उसके सारे मयार तोड़ने हैं और रैंडम चीज़ों की बरसात करनी है। उसके बाद देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैंने बता रहा हूँ ना सर, ये डिफेंस और इससे पूछा अगला क्वेश्चन मेरे से था भूपेन हजारिका कौन सी भाषा में गाते थे, अगला क्वेश्चन, जस्ट अगला क्वेश्चन ये था। तो मतलब बहुत रैंडम। इंटरव्यू के एक्सपेरिमेंट पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ तो सर, जो एक्सपीरियंस उस पे थोड़ी बात करते हैं। ऑफ द कैमरा जो आप बता रहे थे शुरुआत वाला, वो एक बार थोड़ा सर मेरा इंटरव्यू लास्ट नंबर था मेरा, बिस्सू सर का बोर्ड था मेरा, लास्ट नंबर था। और जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो बोले आइए इन साहब आपका इंतजार कर रहे थे हम। तो पहले तो मुझे लगा कि यार मेरा इंतजार मतलब एक तो होता है कि निशाना लगाने के लिए कर रहे थे या क्यों कर रहे थे, बैठे थे तो बिल्कुल तो कि क्या करोगे यहाँ के, यहाँ क्यों आना है। तो फिर मेरा प्रिपेयर्ड थी जो चीज़ें थी वो मैंने उनको बताई कि इसलिए आना है। तो मैं कहा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैंने किया। तो बोले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए तो बताओ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 साल में डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम हुए हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर वो डिफेंस की तरफ जाने लगे। डिफेंस में फिर वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनके बीच के डिफरेंसेज, ये कहाँ पोस्ट होती हैं। और फिर जस्ट अगला क्वेश्चन भूपेन हजारिका जी कौन सी भाषा में गाते थे। तो रैंडमनेस, हाँ बिल्कुल फ्लेप। फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर को तो हम भूल गए हैं। मैं कहा नहीं सर नहीं भूले। नहीं यार भूल गए, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए हैं। मैं कहा नहीं सर नहीं भूले। तो बोले कि यार नहीं भूले हैं तो डेट बता दीजिए कब स्टार्ट हुआ था। तो किस्मत से मुझे डेट याद थी तो मैंने कहा सर 7 मई को स्टार्ट हुआ था। बोले खत्म कब हुआ। मैं कहा सर अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिए कि ये डेट। तो वो अलग अलग तरीके से चेक करते हैं सर। कन्वेंशनल चीज़ें भी पूछी। एक मैम थी, उन्होंने ये जो कन्वेंशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं, फिर साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल रैंडमनेस थी पूरे इंटरव्यू में। फिर वो कविताओं के ऊपर आए कि आपको कविताएं सुनना पढ़ना पसंद है। तो फिर कविता सुनी मुझसे मैंने। वो सर बोले कि आपको कविता सुनने का शौक़ है, कविता सुनने पढ़ने का। मैंने कहा हाँ सर ये कविता सुनने का और पढ़ने का मुझे शौक़ है। तो बोले कुछ सुनाओ, किन की सुनते हो। मैं कहा सर रामधारी सिंह दिनकर जी की सुनता हूँ, मैं ज़्यादा उनका वो पसंद करता हूँ। बोले सुनाओ कुछ। तो फिर मैंने उनको सुनाई सर वो जो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो इसका पूरा लंबा छंद है जिसके अंत में आता है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वो और बुक्स के ऊपर पूरा टाइम दिया था। पूरा टाइम सर, पूरा टाइम दिया था मुझे। नहीं पूरा टाइम दिया था उन्होंने। पूरी कविता जो मैंने सुनाई वो करीबन 1.5 मिनट के आसपास तो चली होगी जो मेरा अंदाजा है। उन्होंने पूरा समय दिया था। मतलब 2 बार से ये पैटर्न से फॉलो हो रहा है कि 40-45 मिनट, 35-40 मिनट देते हैं। पहले सर 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर देते थे। ऐसे ही वालों के अभी भी यही था। 10 मिनट में तो सर इंटरव्यू जब सारा इंटरव्यू हो गया ना सर, उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये देखो ये विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई है, इनके बारे में बोलो आप कुछ। तो मैंने विवेकानंद जी के बारे में बोला तो कि ये इन्होंने ये काम किया और इन्होंने माइंडफुलनेस के साथ साथ बॉडीफुलनेस पर भी को भी
वो किया, सपोर्ट किया कि आप फुटबॉल भी खेलिएगी तभी पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट थे। तो बोले यार ये सुनी सुनाई बातें हैं, आप है ना, आपने कोई बुक पढ़ी है इन पे? मैं कहा हाँ सर मैंने बुक पढ़ी, मैंने पढ़ी हुई थी सर। मैंने कहा तोड़ो कारा तोड़ो मैंने, और नरेंद्र कोहली जी की किताब है जो मैंने पढ़ी हुई है। तो उस चीज़ से भी प्रभावित हो कि हाँ कुछ इसने पढ़ा हुआ है तो वो भी ठीक रहा, ठीक गया वो। लास्ट नोट भी ठीक इंटरव्यू एंड हुआ था सर। जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी ना उनको अच्छे जो मार्क्स दिए हैं, मतलब जो हाँ सर, हो diversity है ना, सकता है। उसमें अच्छे मार्क्स दिए। कल हमारे साथी है एक, उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सब कुछ की हुई, और वो कह रहे सर मैंने 150 से ज्यादा किताबें पढ़ी हुई है, और वो मेरे लिए 2 किताबें भी लेके आए। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। कहा यार पहली बार ये हुआ कि टॉपर्स को हमें देनी पड़ती चीजें, आप लेके आए। हाँ, बिल्कुल। 2 किताबें भी लेके आए, तो उनके भी इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स दिए हुए थे। नहीं, तो नहीं, ये बड़े उसका डाइवर्सिटी Diversity का शायद वो सर वही देखते हैं कि कितना डाइवर्स है, कितने क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, कितनी चीजों में इनको नॉलेज है। उनको वो नहीं चाहिए कि बस एक पैरामीटर सेट है इसमें तैयार करके आगे वही चीजें और उनसे क्वेश्चन पूछ लो। अब वो रैंडम चल रहा था। हाँ, कुछ मेंबर्स के सर साथ जो तो सर ने अच्छा बात बोली ना वो बिल्कुल सही है, और ये केवल इंटरव्यू के लिए नहीं है सर, मेंस में भी सर ये मेंस में भी है, ये प्री में भी है। अगर आपने इस दायरे में तैयारी की है, जो दायरा जिसको आप पैटर्न कहते हैं कि ये पैटर्न है, पैटर्न एक दायरा है, अगर उस दायरे के अंदर अंदर तैयारी की है तो चांसेस हैं कि मामला उल्टा पड़ जाए। उल्टा पड़ जाएगा। अगर आपने उस पैटर्न को तोड़कर तैयारी की है तो फिर अच्छे चांसेस है कि आप निकलेंगे। मेंस में भी सर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे 2-3 इसलिए मुझे इसे लगा इस बार यूपीएससी वालों को नहीं पर सर इस बार फायदा बहुत अच्छा मेंस है, मुझे ऐसा फील हुआ। यूपीएससी वालों को ना फायदा हुआ, ये इसका फैन थोड़ा सा कम पर सर 2 मार्कर थे ना वो थोड़े यूपीएससी वालों को फायदा। हमारा एक रिया नाम की लड़की है ना, 92 रैंक आई वो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। वो अंजलि जोशी है 56 रैंक आई है। इन दोनों का जो अप्रोच है ना, वो राजस्थान जैसे बहुत कम नॉलेज है, लेकिन उनका यूपीएससी वाली चीज है, और उनकी कॉपी देखते लगता था यूपीएससी वाली कॉपी है, और उसका बड़ा अच्छा फायदा मिला है। मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार, वो चीज़ हुई है। हमने ना बीच में डिस्कशन में एक पॉइंट आया था कि आरपीएससी जैसा अपना पैटर्न बदल रही है, इसको अपन थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। जी 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 है ना, इसको प्रीलिम्स में, फिर मेंस में, Mains और में, फिर इंटरव्यू में मोटा मोटी बात हो चुकी। प्रीलिम्स में और मेंस में वापस से इसको डिकोड करते हैं। तो आप बताओ क्या लगता है आपको, सिलेबस प्रीलिम्स, मेंस या फिर आरपीएससी की बाकी भी एग्जाम्स, क्या क्या चेंज हो रहा है? सर जो अभी प्रीलिम्स में सर जो मेजर अप्रोच चेंज हुई ना सर, वो है कि जो फैक्ट्स को एक साइड में कर दिया। हाँ कुछ आएंगे बस। इसी पे थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। आपको वाकई में लगता है ऐसा क्यों है? यस बिल्कुल। तो ये करंट अफेयर में इतना ज्यादा फैक्चुअल क्यों हो रहा है? सर वो कुछ करंट अफेयर जैसे यूपीएससी में भी सर कई बार आ जाते हैं कि ये डेट बताइए एग्जैक्ट, तो अपने वो छोड़ देते हैं। इसमें भी सर वैसा ही है। आपको क्या लगता है? सर मेरा इसमें व्यू ये है कि आरपीएससी हर उस चीज को छोड़ना चाह रही है जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो, जिस चीज के लिए, जैसे सर फॉर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे साबित, अब सर साबित इससे ही केवल एक ही चीज हो सकती है, वो ये कि आप लिमिटेड ना रहें। जैसे सर आपको याद होगा प्रीलिम्स में वो चाइल्ड चेस का क्वेश्चन पूछा था, वो अंडर 5 अंडर 8 ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं मुझे पढ़ा मेरा हुआ था पड़ा हुआ सर। सर वो मेरा तो वो, लेकिन सर क्या है कि एक अप्रोच डेवलप करने की जो टेंडेंसी है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ सर। आरएस 2021 का प्रीलिम्स हुआ था अक्टूबर 2021 में सर, उसका फाइनल रिजल्ट आया था नवंबर 2023 में। ठीक है सर, 2 साल का समय लगा। इससे पिछली वाली वैकेंसी जो थी उसका प्रीलिम्स की डेट और फाइनल रिजल्ट में लगभग 2.5 साल का अंतर था। उसके बाद 23 वाली जो वैकेंसी थी उसके प्रीलिम्स की डेट और फाइनल रिजल्ट में लगभग 1.5 साल का अंतर था। इस बार की जो प्रीलिम्स की डेट थी वो थी 2 फरवरी, फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा 18 अप्रैल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो टाइम रिडक्शन हो रहा है वैकेंसी की अपडेशन में और फाइनल रिजल्ट आने में, धीरे धीरे आरपीएससी उस पैटर्न को फॉलो करना चाह रही है। ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। जो यूपीएससी ने फॉलो किया हुआ है कि अगले साल के प्रीलिम्स से पहले पिछले साल का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। ठीक है सर, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है, अगली वैकेंसी अभी आई नहीं है, हालांकि अभी टाइम है, बट फिर भी मेरा व्यू वो है। अब दूसरी चीज़ इस पे आगे चलते हैं कि यही पैटर्न जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस में यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है, वही पैटर्न एग्जामिनेशन में भी यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? पहले सिंगल लाइन सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते थे, हिस्ट्री में भी देख लें, ज्योग्राफी में भी देख लें। अब मल्टीपल स्टेटमेंट आने लग गए, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आने लग गए। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो सर आपको तो बहुत अच्छे से आपने तो सिखाया ये बहुत बच्चों को कि
कहीं पर अगर डेटा आ जाता है तो वो हो सकता है कि उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा हो, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाता है तो उससे गलत होने की संभावना ज़्यादा हो। ये पहले RAS में नहीं होता था। ये चीज़ें भी अब इसमें इंक्लूड हो रही हैं। मल्टीपल ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले भी आ रहे हैं, यानी कि आप और डिटेल में इसको जाके पढ़ने की कोशिश करें। जो आपका पहले के बनाए हुए पैटर्न थे उनको तोड़े और बिल्कुल नहीं होना चाहते हो। जी सर, जो प्रेडिक्शन बेस्ड नहीं होना चाहते। सर, जो RPSC था, जैसे पहले 23 वाला प्री लिया, तो सर उसमें जो कट ऑफ चली गई 100, तो वो एक बुरा डायलेमा बन गया कि इतना कैसे ला पा रहे। तो उसको एक सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कट ऑफ को 71 पे शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करके। अगर ये नहीं होता तो शायद ये 123 जाती इस बारी। मुझे बाकी सारी चीजें एग्री करता हूँ कि भाई पैटर्न वाला है ना, ड्यूरेशन वाला, और फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए, 5 और 10 पे आ गए। ऐसे जो है वो 600 शब्दों का यस। पर कुछ चीजें मुझे अभी भी नहीं समझ में आती। तो एक तो सिलेबस में अभी भी कुछ बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें रखना, है ना, वो सब चीजें रखना, जैसे खेल अभियान स्पोर्ट्स वाला जो सिलेबस है मेरे समझ से परे है। फिर दूसरा ये पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना कि पॉलिटिकल पीरियड्स को के अंदर जो बहुत ज्यादा खास तौर पर करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है, मुझे नहीं समझ रहा था कि वो क्या, उसका मोटिव क्या, उसको जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं वो बड़ा थोड़ा सा अजीब है। हाँ, आपका ये पॉइंट मुझे ठीक लगा कि हो सकता है कि वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए है। यूपीएससी में स्टूडेंट्स के ये माइंड पहले से होता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं कि 90 करके आने हैं, 10 छोड़ वो अभी तक इस अप्रोच में आई नहीं, शायद आरपीएससी इस पे लाना चाह रही है। हो सकता है सर, नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी अब आरपीएससी को फॉलो कर रहा है, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के दे रहा है खुद के एग्जाम में हर साल से। हां, यूपीएससी 3 साल से ये चीज आपने देखी होगी, 2022 में भी आए और अभी फिर से 24 में, 25 में फिर से 2 क्वेश्चन आए स्पोर्ट्स के। उसके अलावा सर जैसे वो चीज है ना कि अपन आसपास के एनवायरनमेंट से, न्यूज़पेपर्स हैं, बाकी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, तो उनसे कितना अवेयर है, तो वो चीज भी सर इम्प्लीमेंट होती है वहाँ पे, उस चीज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए दूसरा इसी को ही अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कहा कि आरपीएससी शायद जहाँ पर भी हम प्रिपेयर होके जा सकते हैं उसको अलग करना चाहिए। तो फिर अपन करें क्या? एज ए टीचर हम क्या करें और एज ए स्टूडेंट क्या करें? सर, जो इस बार के मेंस से पहले पोस्टपोन का बहुत चला था, मिठाइयाँ भी बट गई थी सर कि पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ। वो पोस्टपोन ना होना एक डिसीजन नहीं था सर, वो एक स्टेटमेंट था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सर्विस में आना चाह रहे हैं, तो आप उन 3 महीने 4 महीनों के बेसिस पर भरोसे पे तैयारी करके नहीं आए। आप मेंस प्रिपेयर रहें, आपके प्रीलिम्स से पहले अपनी तैयारी करके रखें। सीएम साहब ने भी सर ट्वीट किया था कि भर्तियां आएंगी, तैयारी अपनी जारी रखें। 1-2 बार उन्होंने ट्वीट भी किया था पहले। कुल मिला के बात ये कि अगला हर्डल जो है उसको देखते हुए अभी से तैयारी प्लान ना करें। अगले आने वाले 2 हर्डल जो हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अपनी तैयारी सफिशिएंट टाइम के साथ पहले से शुरू करके रखें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद एथिक्स, पब्लिक एड, 6 छोटे सब्जेक्ट या फिर कन्वेंशनल सब्जेक्ट भी मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चालू करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम सर 5 बार दिया और 5 बार मैंने केवल फॉर्म भरा, एग्ज़ाम से पहले 5 दिन छुट्टी ली और एग्ज़ाम देने गया और बुरी तरह फेल हुआ, जैसा कि स्वाभाविक था, होना ही था सर, ऐसे तो तैयारी होती नहीं है। एक चीज़ मुझे जो समझ में आई वो ये कि मैं हमेशा प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहा था, मैंने कभी मेंस को अप्रोच नहीं किया। ये सोचा नहीं कि भाई ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये निकल गया तो आगे तो वो बड़ा एग्ज़ाम, तो वो मेन नाम उसी का है इसलिए वो मेन एग्ज़ाम है। तो जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले रेडी हो जाए, मिनिमम 80%, 70 to 80% प्रिपरेशन मेंस की पहले हो जानी चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स दे के आ रहे हैं तो उसके बाद बस आपको रिवाइज, उन 3 महीने रिवीजन के हैं, वो 3 महीने नए दोबारा पढ़ने के लिए नहीं है कि अब आप एथिक्स को उठाएंगे और पढ़ेंगे और 3 बार रिवाइज कर लेंगे। वो 3 महीने, 4 महीने का जो भी टाइम मिलता है, 4 साढ़े 4 महीने का, वो टाइम रिवीजन के लिए है। अगर ये इस चीज़ को लेकर चलते हैं, एक सेकंड सर, अगर इस चीज़ को लेकर चलते हैं तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट है ना सर, न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट, इधर उधर के एस्पेक्ट, वो उस 4 महीने में इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि, क्योंकि वरना तो फिर हम 4 महीनों में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब बेसिक चीज़ें अगर आपकी रेडी है तो फिर अदर एस्पेक्ट आप लेके जा सकते हो सर। ये तो सर वो वाली बात होगी। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें जैसे कि
अभी जैसे आप बोल रहे हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यूपीएससी वाला है कि यूपीएससी वाले बंदे प्री में भी वही ज्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर उनकी अप्रोच इस तरीके की होती है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही है, ये क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको कैसे डील करना है। अभी तक जो केवल आरएस को फोकस होकर करते हैं उनका होता है कि डेटा रट लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो, बाकी चीजें मैथ रीजनिंग कर लो, उससे हो जाएगा सिलेक्शन। अब ओवरऑल अप्रोच लेके चलनी ही पड़ेगी कि क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डील भी करना है, और उसके बाद अपन को सारे सब्जेक्ट्स को कम्युलेटिव लेके चलना है, तब जाके हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस बार हमने इसी कुछ चीज को लेकर एक चीज की है जी सर। मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो ये सर आपको जो हिस्ट्री का आपने कुछ दिन पहले ही डाला था प्री से, उसमें बुद्धा स्तूपा वाला क्वेश्चन कराए थे। वो सर मैंने पहले ही पढ़ रखे थे, पर फिर वो आपके उस वीडियो वाला में रिफ्रेश हो गया वो टॉपिक, बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ था पहले। इस बार हमने क्या किया, जैसे जो भी टॉपिक वाइज है ना जी, तो उनको जैसे मूल ढांचा पर क्या क्या क्वेश्चन है, बिहार स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज हमने कलेक्ट करके दे दिए। जैसे संविधान की विशेषता है, यूपीएससी 2024 में क्या पूछा, 18 में क्या पूछा, हरियाणा स्टेट पीसीएस में 23 में क्या पूछा, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस 24 में, ये हमने सारे के उसको कलेक्ट करके दे दिए। तो अब हमें ये उम्मीद है कि कोई यदि पीवाईक्यू भी करके चला जाता है तो उसको एक मोटा-मोटा क्या क्या पूछी जा सकती है। पीवाईक्यू कर लेने से ये खास तौर पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करते हैं, बिल्कुल 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 ऑब्जेक्टिव सब करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पीवाईक्यू करने का अपने आरपीएससी वाले सेगमेंट में चलन नहीं है। हाँ, यूपीएससी वाले लगभग सारे करके जाते हैं। यूपीएससी वालों को तो ऑप्शनल के अंदर तो कहा जाता है कि यदि आपने ये कर लिया तो 70-80% तो पेपर आधा सर, कई तो बुक्स स्टैटिक ऑप्शनल एंथ्रो की तो हमारे मेरे पहले ऑप्शनल एंथ्रो था, तो सर उसकी जो बुक है ना, जो A 2 के ने उसने सिर्फ पीवाईक्यू सोल्व कराया वही पढ़ के जानी है, उसमें 70% पेपर आएगा उसमें। ये है जैसे हिस्ट्री ऑप्शन जो स्टैटिक ऑप्शनल है, जिसमें हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो एक वेबसाइट है सेल्फ स्टडी विद हिस्ट्री करके, उसने 1979 से लेकर 2020-22 तक के सारे पेपर जो है ना टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। तो हम तो बस यही, और उसने आंसर भी डाल दिए। बिल्कुल तो हम तो वही करते थे, क्वेश्चन पढ़े उसके आंसर पढ़े तो पता लगा कि क्वेश्चन ले दे के आने उसी में से, कभी कान इधर से पकड़ लिया, हाँ इधर से पकड़ लिया, तो उसमें उस चीज का बिल्कुल सर जैसे कोई क्वेश्चन है अपने आया था कि मोरियन पिलर्स आर इंडिजिनियस, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया है कि रोल ऑफ बुल एंड लायन इन इंडियन कल्चर। एक क्वेश्चन जो था कि कंटिन्यूटी इन कल्चर, सर ये कितना रिपीट, ये तो पीसीएम मतलब सोसाइटी में भी सर, एंथ्रो में भी क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन है, पीएसआईआर में भी क्वेश्चन है, 3 में आता है सर ये सेम क्वेश्चन ऑप्शनल का। अभी भी सर जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट हैं वो ज्यादातर फोकस करते हैं पढ़ने, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अभी भी नहीं देख रहे हैं उनको, इसलिए वो जाके सर अटकते हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो चीज क्रक्स समझ में आया वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें जो है वो डाइवर्स रहना पड़ेगा, हमें जो है वो प्री से पहले 70-80% की तैयारी कर लेनी पड़ेगी, हमें जो है वो यूपीएससी वाला जो अप्रोच है, माइंडसेट है, वो थोड़ा लाना पड़ेगा वगैरह जो है करने पड़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों में तो हो गया स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मुझे बताओ टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या करना है भाई? नहीं सर, वो जो बेस तो वही रहेगा, ऐसे नहीं है कि आप कुछ अलग ही पढ़ ले, बेस तो बनेगा ही बनेगा। बेस जैसे हमने यूपीएससी के एग्जैक्टली, हाँ ये दे दिए, ये तो बेस प्रोवाइडर हमारा काम हो गया। बस सर वही है कि मेंटली थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना कि आपको मतलब आपको बीच बीच में शौक देने पड़ेंगे उनको किसी न किसी टेस्ट में, कि शौक दे दिया, वो शौक प्रूफ बनाना पड़ेगा सबको। आगे आने वाले दिनों में देखना यूपीएससी में एक जो कल्चर है वो आरपीएससी में आएगा, आरपीएससी के स्टूडेंट में आएगा, वो एक कल्चर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। यस यस, आजकल वो आ चुका है कि ना आंसर लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण एक ब्रेनस्टॉर्म पहले सोचना जरूरी। सर मानसिक जुगाली बहुत जरूरी है, मानसिक जुगाली बहुत जरूरी है। आरपीएससी के बच्चों को यदि मैं ये ओपनली बोलूं ना, ये बात की ना, आंसर लिखने से भी ज्यादा जरूरी है सोचना। पता है लोग क्या कहेंगे मुझे, यार ये आंसर राइटिंग करनी चाहिए, सबको पता है उत्तर लिखने चाहिए, और ये बंदा कह रहा है आके कि नहीं केवल सोचो तो सही, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो 1 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग पर भी दो। 1 घंटे आंसर राइटिंग में आप 10 क्वेश्चन के लिख पाओगे, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में 1 घंटे में कम से कम 25 क्वेश्चन की सीधा एग्जांपल निबंध है सर। निबंध अगर आप बिना सोचे समझे लिखने का जाएंगे तो किसी भी दिशा में बह जाएंगे। अगर आपने निबंध लिखने से पहले 5-10 मिनट दे दिए कि मुझे निबंध की क्या डायरेक्शन तय करनी है, पॉइंट्स बना लिए, तो आप निबंध बहुत शानदार लिख के निकल जाएंगे। पर सर जो अब सेम रोल अब आएगा 600 वर्ड्स का है, तो इसमें ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया तो नहीं पड़ेगा, बजाएगा सर। पेज भी कम से कम 8 पेज देगा इस बार। यूपीएससी में 12 पेज भेज देते हैं, इसमें 8 पेज, 6 से 8 पेज आएंगे इसमें। और सर इसमें इस बार लाइनिंग खत्म हो जाए ना, जो एक जब बांधा जाता है यहाँ पे ऐसे, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ बिल्कुल मुझे याद है सर, वो बिना लाइनिंग के जो मजा आता है सर इसमें, वो
क्योंकि उसमें आप डायग्राम के लिए भी फ्री हो, आपको बांधा नहीं जा रहा उसमें। आप सिर्फ स्टूडेंट का बोल रहे हो ना, जैसे आते हैं कुछ तो मैं पूछता हूँ कि तुमने आंसर लिखा कैसे, मतलब पढ़ के बताओ कैसे लिखा तुमने, जब पढ़ा हो लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने कुछ सोचा इस पे भाई 20 सेकंड 30 सेकंड या 50 सेकंड तुम सोचते तो इसको ज्यादा ढंग से लिख पाते, इसमें ढंग से पॉइंट्स को कैसे, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस सेगमेंट को कितना वेटेज देना है, तो वो तभी क्लियर होगा जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वहां से वो चीज आती है। सही कह रहे हो। एक और क्वेश्चन को अपन लेते हैं, उस पे भी आप लोग अपने अपने व्यू बताएं। मैं पहले बताओ कि कैसा चल रहा है, अपने को लग रहा है सही है, मतलब जो अपना जो तरीका है अभी जो बातचीत, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है स्टूडेंट को एक्चुअल में क्या एक आइडिया मिल पाएगा। बिल्कुल सर कुछ नया मतलब इनोवेटिव पता चलेगा कि हाँ ऐसा आप करना पड़ेगा, उससे तभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ना क्या होता है कि जैसे अभी कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर पिछली बार 23 वाले पेपर के बाद में लोगों में बड़ा वो था कि हमें अपने नोट्स बदलने पड़ेंगे, तो इसमें दो व्यू है। पहला व्यू ये कहता है कि आपके पास में जो पहले से जो नोट्स हैं वो आपके दिमाग में छपे हुए मेमोरी ट्रेसेस बने हुए हैं, तो उसको पूरी तरीके से स्विच करना सही नहीं है। दूसरा व्यू ये कहता है कि यार पुराने वाले में से आ कुछ नहीं रहा, इसलिए आपको नए नोट्स बनाने चाहिए या फिर नए नोट्स पढ़ने चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है, पहला व्यू या दूसरा व्यू या दोनों व्यू को मिलाकर कुछ तीसरा व्यू? सर मेरा इसमें ये व्यू है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, किसी भी मान लीजिए आप किसी, सबसे पहली चीज़ तो कि कोई भी हो सर, कोई भी कोचिंग हो, किसी एक कोचिंग के 100% नोट्स पे रिलाई नहीं करना है। एग्जैक्टली कोई भी कोचिंग हो सर, एक कोचिंग के सर, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ के कोई नोट्स लिए, हमने अपने यहाँ का मान लीजिए मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन वाला टॉपिक बहुत शानदार तरीके से मुझे मिला, मैंने उसको उठाया। अब मैंने मान लीजिए पहले ये टॉपिक कहीं और से पढ़ा हुआ था, मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए थे। अलग कलर का पेन लेना है सर, लाल हरा और काला, 30 रुपए का खर्चा है सर। उसमें से जो मेरा पहले के बने हुए नोट्स हैं उसमें बस यहाँ से उठा के अपडेट करते चलना है। मैं कभी आऊँगा, मैं आपको मेरे पबएड के नोट्स लेकर आऊँगा सर। वो पबएड के नोट्स मैंने 2021 के टाइम पे बनाए थे। मेरा मीडियम इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम में मुझे पबएड के कहीं नोट्स नहीं मिले। हिंदी के एक लेक्चर को देखा था मैंने यूट्यूब पर ही, हिंदी की क्लासेस को लेके लाइव मैंने उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में नोट्स बनाए थे। खिचड़ी बन गई थी सर वो। उस खिचड़ी को अपडेट करते करते अलग अलग करते करते अपने यहाँ के नोट से, राजस्थान बोर्ड की बुक से, लक्ष्मीकांत पबेड़ वाली आती है उससे, 3-4 जगह से करते करते वो इतने शानदार बन गए सर कि बाद में फिर वो जब मैं उसको करने पे आया तो वो केवल फैक्चुअल नोट्स नहीं बचे, वो जो चेस्टर बर्नार्ड और उसका कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस आए थे, वो जो अप्रोच डेवलप हुई थी, उस टाइप की सारी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड थी। ये एक एग्जांपल है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उस पर रिलाई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नोट्स मेरे बिल्कुल काम के नहीं है तो उनको गठरी बांध के साइड कर दें, दोबारा चालू कर लें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने ईमानदारी से अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, इनसे आ नहीं रहा है, वो बात अलग है। आ नहीं रहा है तो फिर उसमें अपडेट करें, ऐड करें, अलग करें। मिनिमम सर 2 सोर्स तो फॉलो करने ही, मिनिमम 2 सोर्स फॉलो करने। सर नोट्स एक नोट्स पढ़ लो, उसको अपना बेस बना लो, और उसमें इतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट पे रहेगा तो कांस्टेंट रह जाएगा, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वेरी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप निपट जाओगे किसी ना किसी स्टेज में। प्री में नहीं तो मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उसको अपने नोट्स से नहीं कर पाओगे, जब तक उससे चेंज नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया। तो वैल्यू एडिशन इज नेसेसरी इन एवरी नोट। सर आपने जो अभी इस बारी वो जगह दी थी बना के नोट्स में, हाँ सर, उसको मेरे नोट्स पे मैंने भर दिया पूरे वैसे रंगीन और बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बिना क्या मतलब है, आप चलो ये तो दे दिया प्रिंट, तो आप समझ रहे हो कॉपी करे कोई भी बना सकते हैं नोट्स, तो वो जगह का ही मेरे लगता है मेन मैटर है। वो 20% और एक पेज और देना सर लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट में एक पेज के बाद में एक खाली पेज, कुछ भी उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना, उसकी समरी करनी है या कुछ और ऐड ऑन करना है उसके। और एक सर ऐसे है कि जैसे 2 सोर्स तो वो हो गए, उसके अलावा जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको फॉलो कर लेंगे कुछ लोग, यहाँ फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस आए जो अपन को नहीं आ रहे थे, उनको बाद में अपन ने जाके देखा नहीं, लेकिन अपडेशन किया ही नहीं। कोई टॉपिक पढ़ा अपन ने, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसके 2 सोर्स पढ़ लिए, लेकिन उससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा, तो वहां से और अलग अप्रोच डेवलप होती है। जब आंसर किए और वो देखते हैं सारे, तो वहां से और कुछ चीजें पता चलती है, वहां से भी एक अपडेशन होता है। मैं तो सर मेरे दोनों अटेम्प्ट में ये करता था कि आंसर की चल रही है तो उसको फॉलो करना ही है, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नया सीखने को मिला, उसको अपने नोट्स में या फिर वहीं उसमें मार्क करके पेन से उसको रखूँ वहीं पे, कि बाद में वो चीज़ें काम आती है सर। क्योंकि सर जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी पीछे उसके लगे हुए हैं, तो अपना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो आप बोल रहे हो सर, उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे देख के
करंट में क्या चल रहा है, वो सारे देख के फिर पैटर्न फॉलो करके फिर क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत जरूरी है पॉइंट। वो सर वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी उसके पीछे मेहनत करके फिर आ रहा है वो क्वेश्चन निकल। एक पॉइंट इसमें ये भी है सर, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का मेंस का टेस्ट दिया, आंसर की आ गई, आंसर की आपने मैच की, तो हो सकता है कि आंसर में कुछ ऐसी चीज़ हमने लिखी हो जो आंसर की में नहीं हो, वो और अच्छी चीज़ हो भी सकती है सर। उन सब चीज़ों को तो हमको करना ही है। लाइब्रेरी में जो डिस्कशन होता था, जी जी जी, तो बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन होता था। कि भाई और फिर जब होगा क्या सर कि जब किसी दूसरी कोचिंग में इंडियन पॉलिटी का टेस्ट हुआ है, मार्केट में सारे अवेलेबल सही है, बात। किसी भी एक या दो कोचिंग का सेम टेस्ट लेकर आ जाइए, हाँ, उससे होगा कि आपकी अप्रोच में डाइवर्सिटी आएगी। अगर हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पे या डीपीएसपी में अंतर पूछा है, तो हो सकता है वो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हो, या उनके सैक्रोसेंट नेचर पे कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हो। तो किसी भी चीज़ को लेकर वो जो डाइवर्सिटी बनती है अलग अलग जगह की, तो वो बहुत ज़रूरी है, अलग अलग जो सोर्सेज है सर। आपकी इस बात को मैं मेरी पुरानी बात से लिंक कर सर। रहा था ना, मैंने ये थोड़ी देर पहले अपने यही कहा था कि 1 घंटा आपको आंसर राइटिंग कर लो, जी। 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्म। हाँ। तो आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, उसकी तो आंसर राइटिंग कर लो, जी, नहीं वो जी, टेस्ट जी, सीरीज जी, लिख जी, लो। बाकी 2 टेस्ट सीरीज मार्केट से ले आओ, हाँ हाँ हाँ, उसके केवल क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर सोच लो, बहुत Frame कर जरूरी लो। पॉइंट है, बहुत जरूरी लो, पॉइंट। और फिर उसके बाद में आंसर की से देख लो, बस हो गया था। बिल्कुल आप ये मान लो कि 3 अलग अलग कोचिंग के आपने टेस्ट सीरीज सर। मैं Solve किया, आप प्रणव जी को जानते ही हैं आप, मैं और प्रणव साथ में आए थे, 301 रैंक की उनकी इस बार। मैं यहाँ पर था, उन्होंने दृष्टि का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज वाला। हमारा जब टेस्ट का एनालिसिस होता था सर, वो रूथलेस एनालिसिस होता था, रूथलेस। मैं टेस्ट देकर घर गया हूँ, और जिस दिन कॉपी आ गई है, इनके अनिल जी के पीछे पड़ जाता था मैं, कॉपी लाओ मेरी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की कॉपी एक दिन शायद बाद आती थी, ऐसा होता था। तो मैं इनके पीछे पड़ता, जैसे ही मैं कॉपी लेकर गया हूँ या जैसे ही वो कॉपी लेकर आए हैं, अब हम उनकी कॉपी खोल के बैठ जाते थे। ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्यों कर दिया। मतलब वो एनालिसिस ऐसा होता था कि बाद में हम दोनों को एक दूसरे से लगने लग गया था, यार डिस्कस करें या ना करें। इतना रूथलेस एनालिसिस, ये इतना रूथलेस एनालिसिस कर देते सर। इसीलिए मैंने जैसे अभी ऊपर बोला था कि ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है, बट आपका ग्रुप भी उस टाइप का वैसा होना चाहिए। सर देखिए, बिल्कुल सेम मार्क्स है हम दोनों के, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अप्रोच रहेगा। बिल्कुल, रियल पिक्चर दिखाना बिल्कुल। भी जरूरी है सर। रियल पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है। मेंस में मैं और मेरे फ्रेंड थे, तैयारी कर रहे साथ में, तो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट लिखा साइंस एंड टेक का, तो मेरी कॉपी देखी, हाँ ठीक ठीक लिखा है, क्योंकि मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने उनकी कॉपी देखी, तो उनको थोड़ा सा वहीं डांट दिया, मैंने ये क्या कर रखा है, काट दिए सारे। तो वो मतलब आज उनका सिलेक्शन हो गया, तो बोलते कि यार उस दिन अगर तुम ये ना करते तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो वहाँ से मेरे को क्या है, थोड़ा सा हिट किया, तो मैंने उसको इम्प्रूवमेंट को वहाँ से अपना लिया कि हाँ अब ऐसे नहीं, ऐसे करना है, नहीं तो मैं कैजुअल अप्रोच लेके चल ही जा रहा था। तो वहाँ से सर फर्क पड़ता है कि रियल पिक्चर दिखाना जरूरी है। एक बार को आप डांट दो, बोल दो, काट दो, कुछ भी कर दो, तो उससे क्या है, उनको थोड़ा सा अगर सेंसिटिव कैंडिडेट है तो उसको हिट होगा और वो वहाँ से इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। खुद को पनिश करना बहुत जरूरी है सर। मतलब ग्रुप का फायदा यही है, और ये अपने जो लाइब्रेरी प्रोग्राम की जो सक्सेस है सर, उसका कारण ही यही है। तो अपन ने क्या किया, जो 150 जो स्टूडेंट जो कि पेपर दे रहे हैं मेंस का, उन सबको एक साथ बिठा दिया। बिल्कुल, तो उनके ग्रुप बन ही जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ा के साथ जी, लैब पे बिल्कुल, जाके अलग आपका बिल्कुल, discussion बिल्कुल। होगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर भी तो बहुत सारे लोग हाँ हाँ, यहाँ सर, यहाँ सिमरन थी 364 के आसपास रैंक है, उनके साथ ग्रुप बना हुआ था। उनके और मेरी अप्रोच, वो ग्रुप बनाई इसीलिए था क्योंकि हमारी पढ़ने की, लिखने की और चीज़ों को ग्रेस्प करने की अप्रोच सेम हो गई थी। पूरे रिवीजन हमने साथ में कर दिए थे, और कंपटीशन लगा ही रहता था, एक हेल्दी कंपटीशन था वो। अब वो कुछ चीज़ पूछें, और तो उनके साथ भी टेस्ट कॉपीज के लेके और एनालिसिस होते थे डेली की भी, कल किस चीज़ का रिवाइज करना है, कल आप फिजिक्स रेडी करके आओ, मैं ये रेडी करके आ दो। तो वो सब चीज़ सर ग्रुप में होती हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। सिमरन का तो वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसकी रैंक आई जरूर है 364 है शायद, पर मेरा तो मानना है वो टॉप 10 के कैंडिडेट है। 10 डिजर्व करती है, और वो टॉप 10 में आज जी। भी कल आएगी। हूँ, और वो इवन शायद उसने यूपीएससी का शिफ्ट कर दिया है। हाँ हाँ, यूपीएससी की अपनी तैयारी बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। यूपीएससी निकाले, वो यूपीएससी निकाल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया आंसर। तो बहुत अच्छे आंसर्स हैं। रैंक मुझे पची नहीं क्या, मुझे भी नहीं पची। नहीं आ सकती, मुझे भी नहीं पता। एक लकी की। हाँ सर, उन दोनों की रैंक मुझे नहीं सर मैं तो करता ही था, इवैल्यूएट करता था सारा आंसर्स, तो था कि हाँ इनकी आएगी। तब 10-15 लोग थे जिनका ये से था कि इनकी तो बहुत अच्छी रैंक आती। नीतू की भी, हाँ उसकी भी कॉपी अच्छी थी, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक। एक्चुअली होता क्या है सर, जैसे जब रिजल्ट आने वाला होता है ना फाइनल, तब तक हमें आइडिया नहीं रहता कि यार कहाँ जाके अटकेंगे, कौन सी रैंक आई। एक जोगाराम जी और एक सर, ये हमेशा मेरे को कहते थे आप निश्चिंत रहो। जोगाराम जी और सर ने हमेशा यही बोला, आप निश्चिंत रहो। मैं कहा सर यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल आएगा ही आएगा आपका।
लेकिन आपने लास्ट तक पेपर लिखे ना, हाँ सर। उसका बहुत फायदा। सर उसका फ़ायदा बहुत हुआ, प्लस दूसरी चीज़ ये कि जैसे वो पोस्टपोन वाला चला था तो उस टाइम पे भी लोग पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही थी, बट ये कि वो उस टाइम पर भी थोड़ा सा बना के रखना जरूरी है सर। इवन सर ये गिलास इसको वो नहीं कर रहा क्या, कैमरा सीन सही है? जैसे सर ये हर बार ही होता है लगभग, जब मेंस होगा, मेंस होने वाला हो उससे 10-15 दिन पहले पोस्टपोन तो मैं तो बोलता हूँ जब तक आरपीएससी कुछ ना बोलते ऑफिशियली किताबें नहीं छोड़नी है। इस बार जो गंभीर चोट हुई ना, Yes, sir. अगली बार को नाम ही नहीं लेगा पोस्टपोन का। सर ये जो 10-15 18, दिन 21, 23 ये मतलब एक ट्रेंड बन गया था पोस्टपोन का। गया था। मैं बोल रहा हूँ वो सर तोड़ ये दिया। स्टेटमेंट है, ये डिसीजन नहीं था कि पोस्टपोन नहीं होगा, ये एक स्टेटमेंट था। पर इसमें रामनिवास मेहता जी का योगदान है। वो इतने चीजों को लेकर सर वो डेडिकेटेड है डेड चीज को लेकर कि वो अड़जाते करना है तो करना है। हो सकता है वो सरकार के भी एक बार के लिए खिलाफ से हो जाते हैं सर। इवन इस बार देखो ना, हाई कोर्ट का डिसीजन के एक तरीके से खिलाफ ही चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। पीएसआई का जो था जी, जी, जी। ओवर भी शामिल चल रहा है, लेकिन वो नहीं मिलता तो पेपर टाइम पर करवाना है। सही बात है सर। अभी यदि रामनिवास मेहता जी की पूरी चलती ना, ये प्री का पेपर 3 मई को हो करवा जाता। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, बैठा नहीं मामला, लेकिन बाकी की पूरी कोशिश की। सर वो मैं जो बताया मैंने आपको कि 18 अप्रैल को रिजल्ट, 18 अप्रैल को रिजल्ट और 3 मई को पेपर, ये वही तो पैटर्न हो गया ना अगर ये हो जाता तो, हाँ कि अगले प्री से पहले फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ये वही पैटर्न हो गया जिस पे वो लाना चाह रहे थे, वो वही पैटर्न है। वैकेंसी भी कितनी जल्दी गई है, 2 फरवरी को शायद प्री वाला हाँ। 18 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। लगभग सवा साल भी नहीं सर, 2.5 साल, 2 साल, साल, 2 महीने। 2 साल और फिर सवा साल। इस प्रोसेस में एक फायदा होता है, जैसे जो कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं ना, उनकी रैंक ऊपर नीचे भी ना, तो अगली बार के लिए वो तैयार इम्प्रूव कर लेते हैं जल्दी से 3 जल्दी। साल का जो वो होता है ना सर पीरियड, उसमें कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर वो उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको फिर टाइम नहीं मिलता है। मुझे क्या है कि ना, यूपीएससी का मेरा 3 बार इंटरव्यू में नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं कई बार आरपीएससी वाले कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि ना यार मेरे दुख को मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, अंतर है। यूपीएससी वाले में मुझे पता होता है कि 2 महीने बाद प्री है, श्योरिटी थी आपके पास। श्योरिटी होती है कि अगली बार फिर लग जाऊंगा, अगली बार फिर कर लूंगा। आरपीएससी में सबसे बड़ी है वो ये कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अगला अटेम्प्ट कब है, अगला प्री कब है, अगला मेंस कब है, मैं खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं। बिल्कुल। हमारा रिजल्ट आया, 2 दिन रो लिए, धो लिए, है ना, 2 दिन के बाद में वापस प्री के लिए बैठ। ये बात सही है सर, ये पता होता आरपीएससी है। का कैंडिडेट क्या करे? तो आरपीएससी कुछ यदि नहीं कर सकता। अगली पूरी भर्ती का कैलेंडर दे दे और उसके ऊपर रहे, कुछ भी हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, पेपर टाइम पर होगा। एक बार यदि जो आपने कहा कि स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट का वाकई में फायदा मिलता है। बिल्कुल। जैसे कैलेंडर होता है सर, वो जैसे साल से जैसे स्टार्ट होने वाला है, उससे कुछ 2-3 महीने पहले आ गया, वो पूरे साल का आ गया। यहाँ पे सर 2 महीने का अलग कैलेंडर आ रहा है। नहीं, बट ये भी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि सर पिछले 1-1.5 साल में इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, चीज़ें प्रोसेस भी स्पीड अप हुए हैं, और जिन चीज़ों पे टिकना था उन चीज़ों पे टिकी भी हैं। हो सकता है कि आगे भविष्य में हमको और ज़्यादा बढ़िया चीज़ें दिखने को ऐसा लग रहा है ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये व्यक्ति विशेष का है। हाँ बिल्कुल हो सकता उनकी है, वजह से, बिल्कुल हो सकता है, जी की वजह से, बिल्कुल हो सकता है, जब वो चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा? रहेगा कि नहीं रहेगा पक्का नहीं। बिल्कुल 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 सर। उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। पर सर एक लेगेसी सेट करके जाएंगे, उस कल्चर को अपनाना जरूरी है सर आगे। तो लाइब्रेरी वाला जो प्रोग्राम है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? 2 चीजें, पहले बात करते हैं नेगेटिव से, ठीक है, हमें और क्या चीजें सुधार करनी चाहिए, और फिर उसके बाद में कि क्या पॉजिटिव चीजें रही जो कि हमें कंटिन्यू करनी ही चाहिए। सर नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो लाइब्रेरी प्रोग्राम में मुझे ऐसा तो कुछ दिखाई देता नहीं है सर। मेंटर सर वहाँ पे हमेशा अवेलेबल है, पढ़ने वाला इंडिविजुअली पढ़ेगा वहाँ पे, डेली एक फिक्स टाइम पे शाम को 5 बजे पेपर आ जाता है, डेली कॉपी आ जाती है, बुक्स टाइम पे है, तो नेगेटिव तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं लगा सर पर्सनली लाइब्रेरी प्रोग्राम को देखते हुए। ठंडा पानी अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, एक कुर्सी अवेलेबल है, चाहिए क्या सर, किताबें अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, पेपर आपने दे दिया, मैं कोई दिक्कत हो तो मेंटर सर अवेलेबल है। रही बात पॉजिटिव चीज़ों की, तो सर ये है कि लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन उन्हीं को करना चाहिए जो जिन्हें ये लगे कि मैं जाकर डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक बैठ सकता हूँ। क्योंकि सर जैसे सर ने बताया था ना कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लेके आइए, सर ने भी किया था। सर ने इसलिए कर लिया क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी डिसिप्लिन था। अगर कोई मार्केट से जाके टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार दे ही सर, वो इसीलिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो लाइब्रेरी प्रोग्राम की पॉजिटिविटी भी यही है कि लाइब्रेरी प्रोग्राम में आप आएंगे तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, पूरा साइलेंस। अब सर मैं फील्ड जॉब का आदमी हूँ,
असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, मेरे साइट से अभी तो मैं कम हो गए हैं, तो कम फ़ोन में मैं कहता हूँ कि 60-70 फ़ोन दिन के आते हैं, तो वो कम की कैटेगरी में हैं। मैं दिल्ली पहुँचता था तो 200 फ़ोन 150 फ़ोन रहते थे, तो वो पर डे सर। तो अब ये 60-70 फ़ोन अगर डेली के हैं, और मैं इस टाइम पर तो चलिए सर, इस टाइम पे प्रोजेक्ट वगैरह थे नहीं, मैं तो बार-बार मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे भी लगेगा कि यार मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पर। तो कुल मिला के बात ये है सर कि अगर लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो फिर वो उस एम के साथ ज्वाइन हो कि इस सीट से उस सीट तक का सफ़र है ये। यहाँ से उठेंगे तो उस सीट पे जाके बैठेंगे, इस सीट से उठेंगे तो। और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, या फिर जो चीज़ें आपने अपने स्टूडेंट ने अपनी अवधारणा में मानी है, उनको रिलीजियसली फॉलो किया जाए। डेली लिखना है तो डेली लिखना है, डेली जो पेपर आया है उसका एनालिसिस करना है तो डेली करना है, डेली रात को 10 मिनट सोने से पहले आंख बंद करके पूरे दिन का रिवाइज करना है, तो वो करना ही करना है। वो फिर इसके मैंने इसीलिए सर अभी ऊपर बोला था ना कि कंसिस्टेंसी, सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी के बिना हार्ड वर्क भी काम नहीं करता है सर, और कंसिस्टेंसी के बिना स्मार्ट वर्क भी काम नहीं इवन करता सर मुझे लगता है रिवॉल्यूशनरी था इस अपने आरएस वाले में, तो जो अपन ने टेम्पलेट सेट किया है वाला लाइब्रेरी वाला, वहाँ पे सारे सर आप ये कर लो, हम लोग भी हैं, ये लोग भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं। बाकी कहाँ था सर पहले ऐसा, इतनी मैनेज तरीके से ये सब चीजें करना, और सर रिजल्ट सामने है। और आगे सर अप्रोच भी यही वाली चलनी है कि आप कितना खुद को संभाल के रखते हो, कितना चीजें डाइवर्सिफाई ढंग से कर पाते हो, कितना इंटरेक्शन रखते हो, तो आप उसमें आगे एक्सेल कर जाओगे, नहीं तो सर अटक जाओगे। और ना अपन ने इस लाइब्रेरी में बिना किसी फिल्टर के स्टूडेंट लिए। हाँ, ऐसा नहीं था कि भाई आपने इंटरव्यू दे रखा है, जो पहली बार आ रहा है उसको भी लिया, जो दूसरी बार है उसको भी, कोई फिल्टर नहीं नहीं, रखा पर सर इस बार आपको ये सब चीजें ऑनलाइन भी देनी है सर। एवेल्युएशन क्या है कि मैं ऑनलाइन मेन हाँ, नहीं, सीरीज इस का बार तो था, हम तो उसमें सर क्या था कि उतना ही पैर फैलाए जितने भी वो चादर। अब सर लकी मैम का बोल रहे हो कि उनका जैसे पिछले 3 बार से अपन रिजल्ट देख रहे हैं, तो उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, इस बार वो रैंक आ गई उनकी। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन ये चीजें क्यों हो पाई, क्योंकि कंसिस्टेंट रह पाए वो वहाँ पे रह के, उनको वो सारी चीजें माहौल मिल गया और सारी चीजें हो गई, तब वो कई कई लोग हैं सर ऐसे जिनका 3 बार में या 2 बार में इंटरव्यू फॉलो हुआ है। मैं तो सर लास्ट अटेम्प्ट की सोच के आया था, मैंने सर को बताया भी था। मैं कहा सर क्या है कि एक बेटा है मेरा 5 साल का, वाइफ की पोस्टिंग जोधपुर, मेरी पोस्टिंग इससे पहले अलवर थी, तो मैंने कहा अब मैं सर आया हूँ, जो होना है वो इसमें हो लेगा, इसके बाद मेरी श्रद्धा बची नहीं है। उसके पीछे कारण है फैमिली सफ़र करती है सर, सेक्रीफाइसेस। ये सफलता है ना, इंडिविजुअल की सफलता नहीं होती सर, साझा सफलता होती है। फैमिली ने उस पे लिखा कि जो आपकी सफलता होती है वो सार्वजनिक होती है। असफलता व्यक्तिगत होती है सर, असफलता व्यक्तिगत होती है। फैमिली सफ़र करती है, यहाँ पोस्टिंग, वाइफ हैं, सेक्रीफाइसेस सबने किए हैं। मेरे मम्मी पापा वहाँ पर थे, वो उन्होंने बेटे को संभाला, कि वाइफ भी पोस्टेड है सर, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है, तो सब चीज़ों को देख के कि अब चलते हैं। ये आपने ना एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट छेड़ा है, जिसमें मतलब बहुत अच्छा विजन समझ में आ रहा है जी, वो आप मुझे बताएं आप सब लोग, क्योंकि मैं इसमें ना बड़े डायलेमा में रहता हूँ। जी जी क्योंकि जी मैं कई बार क्या है कि थोड़ा सा रियलिटी वाला आंसर ज्यादा दे देता जी, हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि यार मैं अगले को डिमोटिवेट अनफिल्टर्ड हो जाता है। वाला रहता है मेरा। तो अनफिल्टर्ड वाले में मुझे लगता है मैं कहीं अगले को हाँ जी, डिमोटिवेट तो नहीं कर हाँ रहा। जी, वो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि 3 अटेम्प्ट दे चुका है ना, वो लगातार इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, या एक बार मेंस में नहीं हुआ इंटरव्यू तक पहुंच रहा है और नहीं हो पा रहा है, फाइनल लिस्ट में नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ वो दूसरा कुछ और नया भी नहीं शुरू कर पा रहा है, उसकी एज भी 32-35 के आसपास हो चुकी है। यूपीएससी ने तो क्या एक लिमिट लगा दी, 32 के बाद नहीं लेना। आरपीसी की गलती है, लगानी चाहिए ना, लेकिन उन्होंने नहीं लगा रखी। आओ बॉस, आप भी आ जाना बॉस, आ जाओ, कोई नहीं, हमारे अनफिल्टर्ड इंटरव्यू चल रहा है। ओके, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें एज वाला लिमिट नहीं लगा रखा, अटेम्प्ट वाला लिमिट नहीं लगा रखा, तो उसमें उस स्टूडेंट को किस लिमिट तक खुद को पुश करना चाहिए? सर बहुत बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है आपने। इस चीज़ के बारे में ना हम डिस्कस करते रहे हैं दोस्त आपस में, और हमारा ये व्यू था कि हमें ना ये रिजल्ट आ जाए, उसके बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे कि लिमिट कर दो एज। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई लिमिट होना चाहिए, प्लस अटेम्प्ट का भी लिमिट होना चाहिए, अटेम्प्ट का भी हो, प्लस एज का भी हो। भाई उसको आप कुछ करने जैसा तो छोड़ो। यस सर। आप उसको यदि मान लिया कि वो आज 30 का है, हम जैसे लोग आके उसको मोटिवेट भी कर देंगे, नहीं तेरे को एक बार और प्रयास करना चाहिए, ठीक है, क्या गारंटी होगा 32 का हो गया, 32 के बाद में फिर अटेम्प्ट दिया, फिर हमने कहा नहीं यार तो वो तो इतना नजदीक पहुंच गया, एक बार स्थिति ठीक है ना, वो 35 पे पहुंच गया, फाइनली पता लगा 35 के बाद 37 के बाद नहीं हो पाया, तो अब क्या करें? इसमें सर 2 चीजें, एक तो जो एज लिमिट वाला वो है ही,
दूसरा सर खुद इंडिविजुअल को भी जैसे मिल रहा है तो अपनी जो वास्तविक सिचुएशन है उसकी बतानी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें, चलो आपको अपने पॉइंट को कंटिन्यू करना, पर मैं थोड़ा इसमें डिसएग्री करूंगा। होता क्या है कि जब वो बहुत नजदीक होता है, और ये सही बात भी है Yes, sir. कि 10 नंबर ऊपर नीचे होना तो बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। है भाई। अपने इस बार जो मान लो कि भाई 250 नंबर आए, अगली बार 260 आ जाएंगे या 240 आ जाएंगे, कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन 10 नंबर में रैंक कितनी इंप्रूव हो रही है, कोई 300 रैंक इंप्रूव हो रही है, उसको एक होप रहती है हाँ कि यार हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा, उसके बाद में वर्थ इट है। तो उस होप के चक्कर में, उस वर्थ इट के चक्कर में कई बार वो अटेम्प्ट लग जाते हैं, और हो सकता है वो अगली बार भी अनलकी रह जाए। अब क्या, अब सर उसमें वही आता है ना कि फैमिली कंडीशंस कैसी है, आप फाइनेंशियली हो कि नहीं हो, वहाँ पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। सर सबसे पहले तो आपको सर वो एक सिक्योरिटी तो एक लेवल के बाद लेनी ही पड़ेगी सर, कि हाँ 30 एज हो गई या 32 हो गई तो कोई जॉब करनी है या कुछ करना है, कि आपको उतना टाइम ऐसी जॉब हो जिसमें आपका थोड़ा फाइनेंशियली चलता रहे। नहीं तो सर क्या है कि एक बार केवल पढ़ते रहते हैं ना 30-32 के बाद, तो फिर डिमोटिवेशन वैसे ही आने लग जाएगा। लेकिन आप फाइनेंशियली थोड़ा खुद ही देख रहे हो तो फिर वो चीजें थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं। आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वही फाइनेंशियल फ्रीडम इज मस्ट। अगर वो नहीं है तो 32 तक तो तुम ये सोचे मत कि दोबारा लिखें, कम से कम एक हाँ कुछ तो पकड़ो जिससे तुम्हें एक सब सर का अटेम्प्ट है ये, क्यों एक कि फाइनेंशियल फ्रीडम में इनके पास थी। अब मेरे पास अब मैं 25 अभी 26 का हूँ, तो अब मैं अब यही सोच रहा था कि अगर इस बार नहीं हुआ ना तो आगे कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ लगना पड़ेगा। जॉब में ही है, पहले भी जॉब में ही थे जब अटेम्प्ट दे रहे थे, तो इसलिए हम थोड़े फ्री थे, उससे मोटिवेशन भी रहता है यार ठीक है अपना नहीं होगा तो अपने पास कुछ है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर उस लेवल के बाद वो चीज नहीं है तो फिर और ज्यादा डिमोटिवेट होंगे, और वो सर स्ट्रेस है ना वो एग्जाम में दिखेगा। नहीं सर मैंने तो मेरा स्ट्रेस दिखा है ना सर इस बार। मेरे इनकम टैक्स टीए की ज्वाइनिंग थी, तो मैंने सर उसको छोड़ के सर ये पेपर लिखा है, मतलब उसको छोड़ के कि मतलब मैं, और बाय गॉड ये हो गया, वरना तो एक बहुत बड़ा वो गिल्ट आ जाता मन में कि छोड़ने। नहीं सर, इसमें देखिए जो बच्चा 12वीं के बाद आ रहा है तैयारी करने, या जो कॉलेज के टाइम पे आ रहा है, उसमें या उसके पेरेंट्स में या उसके जो गार्जियन है या जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चे में खुद भी एक एक समझ होती है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इस पोस्ट पर जाना है या जो भी है। मेरा व्यू ये कहता है कि बच्चे को जब भी वो पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भी एस्पिरेंट हो, वो कॉलेज टाइम पे आ रहा हो या 12वीं के बाद आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, वो स्टार्ट जब करा है, सर मैंने मेरी प्रिपरेशन 29 साल की एज में स्टार्ट की थी। मैं 7 साल मेरी सर्विस हो गए थे तब मैंने स्टार्ट की थी। थोड़ा सा आप एक मुझे पेन दे दो ना, ताकि क्या मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैं भूल जाऊंगा। और सर आपने एक ट्रेंड देखा कि फर्स्ट रैंक ऑलमोस्ट लगे हुए हैं पहले से। तो सर उसमें क्या है कि मैं कहा था चलिए वो निकल गई। हाँ, तो वो अगर वो आ रहा है ना, तो जैसे ये होता है ना कि रिटायरमेंट एज क्या है, 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो, 6 65 5 65, ये माइंड बना के आना चाहिए कि 4 साल और 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और 5 साल एटलीस्ट। ये माइंड बना के आना चाहिए, कट ऑफ डेट डिसाइड करके कि यहाँ तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगला और पकड़ेंगे। वो बात अलग है कि ये प्रैक्टिकलिटी में कितनी पॉसिबल है या नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि जब वो डेट आने लगती है हो सकता है कि आप उसके बिल्कुल पास हो तो, बट एक जब एक वो कट ऑफ डेट अपने माइंड में रहेगी ना, तो एक सेंस ऑफ वो भी बढ़ेगा कि मेरे पास सेंस ऑफ फियर भी एक आता है, जो फोमो जिसको हम बोलते हैं कि यार अब करना ही है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, सहर्ष कुछ और देखेंगे, मजबूरन कुछ और नहीं देखेंगे। एक उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद प्लान भी बहुत जरूरी है सर, प्लान भी बहुत जरूरी है। मतलब प्लान ए कि नहीं आप लगे ही रहो और यही करना है वही करना है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, आप करते रहिए। बैंक वाला विकास हो रही है प्लान जेड तक। पहले हमारे पास में कोई प्लान नहीं होता था, लेकिन अब हमारा प्लान जेड ए जेड बी जेड तक है, आर्टिकल 243 बना दिया। तो मैं इसमें ये सोच रहा था कि भाई ना ये सब रियलिटी है, वो तो लिमिट लगा लो खुद के लिए, मुझे इतने अटेम्प्ट देना है, पर फिर वो क्या होता है आप उसके ना मेंटालिटी को समझो कि वो दोस्त ने लगा लिया है ना, इस बार उसकी रैंक आ गई 800 आ गई है ना, उसको लगता है यार 5-10 नंबर और आ जाए तो अपनी सर्विस मिल जाएगी, एक अटेम्प्ट और दे रहा है, इतना टाइम लगाया ही है तो एक अटेम्प्ट और दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान है ना उसको साथ के साथ कोई दूसरे काम थोड़े करने चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल चलो पहले ये था कि आपको पर्टिकुलर एक जगह पर अटैच होना पड़ेगा कोई काम करने, आजकल तो फ्रीलांसिंग है ना, आप कॉपी चेकिंग हो गया
या फिर एआई का यूज करते हुए कोई वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है। इसको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ करते रहे, क्यों जो सर जो उसी टाइमलाइन फील्ड से में जैसे अभी इसी में अगर इसी के कोर्स को लेकर चलिए सिलेबस लेके सर कितने और एग्जाम्स हैं जो क्रैक हो सकते हैं राजस्थान के अंदर ही सिविल उनकी सेम तैयारी सिलेबस की सेम सब कुछ, तो कम से कम उसे तो पकड़ लेना चाहिए एक बारी के लिए। हाँ फिर तुम अभी रैंक 1 वाला सर देख लीजिए, इस वाला भी लगा हुआ है, पिछले वाला भी लैब असिस्टेंट थे, तो ये एक शायद उनके मुझे ना एक पॉइंट और याद है, आपने कहा था ना कि लाइब्रेरी में उसी को आना चाहिए जो डिसिप्लिन है ना, जो सारे पेपर देगा। तो उससे मुझे एक पॉइंट याद है, मैं जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होती है ना मेंस की, तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ देखो हम टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है ना पैसे वो उतने रखते हैं जिससे कि हमारा खर्चा भी पूरा खर्चा है। हम हर पेपर को 300 से कैलकुलेट करते हैं और उतनी फीस रखते हैं। जैसे मान लो कि 20 पेपर है तो 20 पेपर है तो 300 या 400 से कैलकुलेट करके 6000 8000 रुपये की फीस रखते हैं। वो हमारे कॉपी चेकिंग में चले जाते हैं, 250 रुपये पेपर पेज वो सबको मिला दो तो कुछ नहीं बचता। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम 50% पैसे बचा लेते हैं, कारण आधे क्योंकि आप आओगे नहीं, हमारा पेपर पेज भी बचा लोगे, हमारी कॉपी चेकिंग भी बचा लोगे, सब बचा लोगे। तो वो डिसिप्लिन है ना रखना इतना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। डिसिप्लिन के बिना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना सर कुछ इवन आप प्राइस कम भी कर दो तब भी आधे लोग ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि प्राइस की वजह से नहीं आ रहे लोग, आप आधा कर लो तब भी नहीं आएंगे वो लोग जो नहीं आने वाले। तो मतलब हमारे प्राइस स्ट्रेटजी गलत है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते क्योंकि काफी लंबी देर का हो गया 55 पर डिस्कशन मेरे को लग रहा है काफी अच्छा है। एक लास्ट पॉइंट और लेते हैं। यूपीएससी ने ना अभी 2 चीजें चेंज की। तो एक तो ये चेंज उन्होंने किया कि जो कैंडिडेट एक बार सिलेक्ट हो चुके हैं उसको एक ही रेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा नए फॉर्मेट में लेके आए वो है प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया, जिसका इंटरव्यू कॉल हुआ था तो उसको कुछ ना कुछ जो है दूसरे प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो पीएसयू है उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको सेट किया जाए, उसको लेकर प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाया। तो इन दोनों पर अपन डिस्कशन करके और फिर अपन इस पूरे अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। और आप जो करते हैं ड्राफ्ट भेजने वाले भेज दो ना, मैं बनाता हूं सर, बनाता हूं, भेज दो यार। नहीं बनाते हैं सर। और इसमें एक काम अपन ये कर सकते हैं, आप वो प्रिपेयर करो बढ़िया सा ड्राफ्ट, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि आप भी जो इसमें थोड़ा सा ऐड करें। मैं इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं। ये वाला है सर, चलो फर्स्ट पॉइंट तो अलग है, सेकंड पॉइंट भी देखें। जैसे अभी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी आई थी, तो ऐसी वैकेंसी में तो सर ये लोग आ ही सकते हैं, उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इस गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयू भी तो है, जैसे वेब पोस्ट है वो राजस्थान के अंदर है तो वो राजस्थान गवर्नमेंट देखती है तो उसमें लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है सर। जो आरपीएससी में सुधारों की हम बात कर रहे थे उस टाइम ये पॉइंट मेरे माइंड में आया था बट स्किप हो गया कि अब इंटरव्यू दिए हुए हैं सर जिसको सर्विस अलॉट नहीं हुई है तो उनके लिए ऑप्शंस खुले जाने चाहिए। कुछ भर्तियां ऐसी है जो कि बहुत सालों में आती है, जैसे उद्योग प्रसार 2018 में उसमें इनको मौका एलिजिबिलिटी बनाई है। अगर रैंडम इसी में इंक्लूड कर देना चाहिए ईआरओ को। बिल्कुल करना चाहिए। आप अलग पेपर लेके क्या साबित एक अलग पेपर सेम है, नगर पालिका वाला एक्ट ही तो आपने अलग पढ़वाना है। नगर पालिका का एक्ट आप जो वो ट्रेनिंग के अंदर रख दो और ट्रेनिंग में वो पेपर स्ट्रिक्टली कोई पास नहीं करे तो उसको बाहर नहीं। कुछ ये भी हो सकता है जैसे 100 सीटें निकली तो आप उसमें कुछ सीटें फिक्स कर दिया, थोड़ी सीटें, क्योंकि सर नए कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी कि 2 साल पहले जो आरएएस के इंटरव्यू में जिन्होंने पेपर दिया था वो ही लोग वापस आ रहे हैं। तो इसमें यह कि सीटें कुछ फिक्स कर दें भाई इतनी सीटें इससे भरी जाएंगी और इतनी सीटें इससे भरी जा सकती हैं। बट जो उधर से इंटरव्यू में जिनकी सर्विस अलॉट नहीं हुई उनको भी एक बेसिक पेपर निकालना होगा। अगर वो निकालते हैं, मान लीजिए 100 लोग ने पेपर दिया, 4 सीटें रिजर्व है, 100 में से जिन 4 ने निकाला तो वो आ सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो इस तरीके से का बाइफर्केशन किया जाए। यूपीएससी ने तो किया, डीआरडीओज वगैरह में और इनमें वैकेंसीज निकलती हैं तो यूपीएससी के वो इंटरव्यू में जिन लोगों को सर्विसेज अलॉट नहीं हुई हैं उनकी प्रेफरेंस भरवा के उनसे भरवाए जाते हैं। तो इस तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रीति बन रहा है, एसएससी पोर्टल पे भी एक जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एक ऑप्शन होता है कि शेयर योर बायोडाटा जो भी आपका है विद मिनिस्ट्री ऑफ फला फला कि आप पर्सनल से हम शेयर कर देंगे, जहाँ भी आपको होगा फिट हो रहे होगे उस रोल में आपको डाल देंगे। सो एक राजस्थान में वैसा आना चाहिए जब एसएसओ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये एक सरकार को बिल्कुल बनाए। दूसरा अपन ने जो कहा कि यूपीएससी ने अभी नया चेंज किया है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट वो एक ही रेट है। तो इसमें आपका क्या मानना है? इसमें अपन ये भूल जाएंगे एक बार मैं खुद या मेरा कोई दोस्त एक बार सिलेक्ट हो चुका है, अपन इसको एक बार वो जो क्या जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है कि भाई अज्ञानता का पता वो लगा देते हैं कि भाई ना तो मैं खुद के बारे में जानता हूँ, चलो बिहार स्टेट पीसीएस का अपन बना रहे हैं पॉलिसी। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर इसमें जो पहला पॉइंट हमने बताया ना कि सर जो अटेम्प्ट लिमिट करने की बात है, ये बात वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी सर
कि जब हम अटेम्प्ट लिमिट करने की बात करेंगे और जब हम ये बात करेंगे कि 26 साल 28 साल 30 साल 32 साल की एज लिमिट है, सर इससे उसके बढ़िया बाद ये चीज आएगी सर। सर, अगर- इसी देखो खुद का पॉइंट नहीं सर, उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आरएस वाले वेटिंग लिस्ट निकाल लग जाए। सर ये चीज मैं अगर ये भी कह सकते हैं क्योंकि एक वेटिंग लिस्ट तो क्लियर होगा कम से कम जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे ज्वाइन हैं। नहीं कर वैसे रहे ये हैं। ढंग से इम्प्लीमेंट तब ज्यादा अच्छी हो सकती है जैसे उसमें यूपीपीसीएस में होता है कि वो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, तो वहां से पता होता है कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो। यहाँ सर जैसे अलाइड सेक्टर होता है तो उसमें अगर एक बार जा रहा होता है तो उसको फिर ये लगता है कि चलो एक बार और देते हैं, एक बार और देते हैं अपन। मतलब इसमें ऐसा किया जा सकता है जो अलाइड में है ना, हाँ, उनको वो मौका state देना। के लिए कर सकता है, लेकिन जो एक बार स्टेट में आ गया वो दोबारा ना दे पाए, ऐसा कुछ ना ऐसा कुछ कुछ किया जा सकता है, इस चीज को लेकर चीजें की जा सकती है, बिल्कुल सर। या फिर resign स्टेट करके की paper वेटिंग लिस्ट performance। अलग निकाली जा सकती है कि जिन्होंने स्टेट की वेटिंग लिस्ट में है और अलाइड में अगर ज्वाइन नहीं किया है किसी ने और उसको बैकलॉग में लेके जाना है उस वैकेंसी को, या फिर यहाँ से भी उसको फिलअप किया जा सकता है। दोनों चीज़ जैसे जैसे जोसा की 2 साल counseling बाद होती 1 है। साल बाद भरी जाएगी, और यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए 700 रैंक पे है, 750 रैंक पे है, और अलाइड में कोई सीट खाली हो रही है, वो इच्छुक है ज्वाइन करने का, और क्योंकि ये सीट अगर खाली हो गई अलाइड वाली तो ये बैकलॉग वैकेंसी में 2 साल बाद भरी जाएगी, तो यहाँ से भी ये तो किया जा बहुत सकता अच्छे पॉइंट है क्योंकि अभी तो आरपीसी ध्यान उसमें ही है कैसे एग्जाम को हाँ, एग्जाम पर ही पड़ा है वो। ये तो इन पर तो पहुंच ही तो कोई जा ही नहीं रहा। पहुंचना छोड़ो, इस पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स के बीच में भी कहाँ डिस्कशन कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उस पे डिस्कशन ये बहुत जरूरी सर जैसे कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है कि अगर आपको उस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं पसंद चेंज हाँ, कीजिए, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे स्टेट सर्विसेज में इवन सीडीपी अगर नहीं लेना चाह रहे, जो एक अलाइड मिली है वो सीडीपी लेना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक मूवमेंट होना चाहिए ताकि वो सीट तो खाली ना जाए कम से कम सर। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे अपने पढ़ ही रहे हैं पबएड में भी, एथिक्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी तो वो आनी चाहिए सिस्टम। चलो इतना लंबा इंटरव्यू किया, थोड़ी सी मार्केटिंग भी मैं कर लेता बिल्कुल सर, जरूरी है सर। हूं। मार्केटिंग के तौर पर मुझे पता बता दो कि कौन से ऐसे लेक्चर्स थे जिसमें कि आपको लगा कि यार ये चीज़ तैयारी में मिसिंग थी जो सर ने बताई है, मतलब कि मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं आने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ें और थोड़ा सा डेप्थ में जाके बता दूँ। मतलब आपको ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लगा कि यार ये चीज़ वाकई में मेरी पढ़ाई के अंदर अभी तक जो मैंने अटेम्प्ट की उसमें मिसिंग थी? सर जब मेंस से कुछ दिन पहले ना मैंने एथिक्स के नोट्स पूरे रेडी कर लिए थे, उसके बाद मैंने आशीष सर की क्लास देखी सर, मेरा दिमाग हिल गया कि मैंने ये क्या तैयार कर रखा है, ये जो मैंने खुद से तैयार किया है। सीरियसली आशीष सर के पूरे लेक्चर देखने की मेरी बहुत इच्छा हुई, लेकिन समय इतना कम था, मैं रिवीजन क्लास केवल उनकी देख पाया और उसने बहुत हेल्प की। आपके लेक्चर्स में पॉलिटी के लेक्चर्स, पर्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लेक्चर्स, स्टेट विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लेक्चर्स, और पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल जो आपने एक वो बनाए थे करंट के और उन सब चीज़ों को जोड़ के बनाए थे, जैसे वो गवर्नर वाला जो चल रहा था इशू का, एक 44 पेजेस की एक पीडीएफ थी सर, वो तो सर वो mind हमने blowing बहुत थी किया। फिर एक चीज़, इंडियन इकोनॉमी के जो नोट्स थे, नोट्स में आपने बॉक्सेस को एज इट इज उठा के डाला था इकोनॉमिक सर्वे के ओरिजिनल से, वो बड़ा हेल्पफुल था सर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी सर, ये तो कुछ जो है जो अभी आपने क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया तो मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे ये क्रेडिट डेबिट की एंट्री अब आप पूछ लोगे मुझे अब भी याद है। ये तो सही बात है। वो सर ने जो खंडल सर ने जो खंडल पढ़ाया सर, था, वो तो- खंडल सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। तो ये सब चीज़ें सही थी सर, जो जिसको लेके, और फिर डेली टेस्ट, डेली राइटिंग वाली तो चीज़, उसका तो कोई मुकाबला था ही नहीं सर। वो तो आइज क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, वो थी सर। ऐसे आपको क्या लगा? सर मुझे तो आपको जो इकोनॉमिक्स आप सर ऑनलाइन देख रहे हो हाँ तो जी। आपको एक समस्या भी आई होगी हाँ ना, जी। कभी आपको लगा होगा यार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वालों की कॉपी चेक कर जो पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमने कहा, लेकिन हमने उसके बाद में चीज़ों को चेंज करके, क्योंकि शुरुआत थी तो अभी हमने कर ली कि ऑनलाइन वालों की हम कॉपी चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने एक अच्छी लिखी थी ना कि 7 दिन के अंदर कॉपी चेक होके वापस, हाँ ताकि आप अपनी वो बहुत जरूरी था सर, सर वो जरूरी है, वो ज़्यादा तो उसके लिए। तो क्या आपको ऐसे क्या सर मुझे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो मतलब मैं उसको हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, हिस्ट्री में भी यूज़ कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं डाटा कोई निकाल के कि पहले ये था अब ये है। तो जैसे आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट समझाते हो इकोनॉमिक सर्वे में कि सबसे पहले उसको सिक्योरिटी दिलवाओ, फिर उसको एम्पावर करो, फिर वुमेन लेड एम्पावरमेंट हो, वो सर मुझे मतलब एक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही पार्ट है वो तो मेरे आपके वाला। और सर जो आपने अभी लास्ट में जो करंट वाली पीडीएफ और एक जो उस पर वीडियो बनाई थी कि आप ऐसे लिखना, रिसेंटली
गवर्नर ये TN रवि वाला केस हुआ है, ऐसे ये लाइन लिखी। ये लाइन मैंने एक और जो चिकन नेक कॉरिडोर पे क्वेश्चन आ गया था इस बार जियोग्राफी में, तो उसमें भी सेम लाइन लिखी कि क्या हुआ कि जैसे चाइना एक बेस एयर बेस है उनका डेवलप कर रहा है, तो रिसेंटली ये हुआ, इसके कारण ये न्यूज में है, और फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो सर ये चीजें आपसे सीखे, ये मतलब ऐसे मतलब नोट्स तो चलो हर कोई पढ़ा रहा है नॉर्मल चीजें, आपकी जो कई बातें हैं वो फिट हो जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे को ना सबसे ज्यादा मजा ही या तो मेंस वाले बैच में आता है, मेंस वाले में भी इस इस लेवल पे section जब आते हैं ना में। तब वाले में शुरुआती है ना, मेरे को बिहेवियर पढ़ानी है, नहीं सर ये मेरे को स्पोर्ट्स योगा पढ़ाना है, मेरे को सही में मजा आता है। मेरे को पेपर डिस्कशन लेने में, और वो भी पेपर डिस्कशन का मजा तब जब मैं बिना देखे आ रहा हूँ। मैं पेपर डिस्कशन जब भी करवाने आता हूँ ना, पेपर देख के नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या पेपर है, इसलिए नहीं देख के आता क्योंकि रो चीज है। हाँ, यस यस उसमें जो मुझे मजा आता है यूपीएससी मेंस वालों के जब मैं पेपर डिस्कशन देता हूँ उसमें तो इतनी अच्छी नींद आती है ना, सही में जब आपके Satisfaction। क्रिएटिव होता है ना, तो उस दिन बहुत अच्छी नींद, बिल्कुल बिल्कुल उस दिन बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। अभी सर मैं भी जैसे लाइब्रेरी प्रोग्राम में बैठता था, मैं अभी यहाँ बैठता हूँ, तो सर वहाँ 8-9 बजे तक भी बैठे रहते थे हम लोग रात को, तो मजा आता था। लेकिन कि हम पूरा पैक हैं, और जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर सिंसियर हैं, हमारा भी फोकस पूरा उधर ही है, क्योंकि सारे सिंसियर कैंडिडेट होते हैं, तो हमारी भी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो चल रही होती है कि क्या करना है, इनको कैसे क्या चीज दे सकते हैं, इस टाइम पे क्या अच्छा हो सकता है। और सर एक आपका डायलॉग, सबसे पहले घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सर थोड़ा सा पिछली बार क्या होता है कि जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे और वो आए थे ना, तो सर कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत हुई थी कि बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे, तो उसमें क्या की चीजें जैसे अपन ने दी तो बहुत अच्छी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसके क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, बहुत अच्छे लिखे हुए थे, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गए कि इतना बड़ा कैसे पढ़े, फिर उनको फिर कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स भी देख लो ना तुम्हारा, तो काम हो जाएगा। इस बार तो मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा। और मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, मैं पहले तो खुद से लिख के नोटबुक एलएम को दूंगा, नोटबुक एलएम को कहूंगा तो इसको ना इन्फोग्राफिक में देते, इतने प्यारे बना के बहुत बढ़िया बना, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बहुत पीछे हैं सर मैंने बनाया था यूज करने में बहुत पीछे हैं। मैनुअली कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने में कर दो। इकोनॉमी की वो क्लास सर बनाई एक थी कुछ मैंने मैराथन। ऐसा भी करना कि सर उसमें इकोनॉमिक्स से ना अलग से सर हर सेक्टर को रिलेट करना है, जियोग्राफी हो गई, और एक चीज में मतलब सर- एक ब्रेनस्टॉर्म उसी टाइम कर देना कि सर वो वाला जो चीज मेंस में याद आती है ना सर, लिखने में फिर बड़ा मजा आता है। एक चीज़ मेरा ये रहेगा सर कि शॉर्ट नोट जैसे आप जो बना के देंगे ना, उसमें आपको मतलब मेरा सजेशन है सर, वैसे आप बिल्कुल, तो उसमें ना स्टूडेंट खुद बनाए ना सर अगर उन नोट्स को, उसके बाद आप दें सर नोट्स। नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। मैं तो इवन स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई दूसरे के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स आपके कम नहीं है, आप ही के काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो देना चाह रहा हूँ ना, वो जो विवेक सर ने प्रॉब्लम नोटिस करवाई, या कल रिया शर्मा आई हुई थी ना, तो उनकी 92 रैंक है, तो उन्होंने उनसे भी, मैं देखो मेरे पास जो भी आता है ना, मैं अपनी कमियां पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उसका कारण ये था कि मैं उसमें सुधार बिल्कुल करूं। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि सर आपकी ना इस बार हमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि नोटबुक जो है बल्कि बहुत है, हाँ। तो आप स्टूडेंट्स को ये समझाओ कि ये फाउंडेशन वालों के लिए है ना, ताकि वो शुरुआत से सीख रहा है, तो आप इसको किसी तरीके से शॉर्ट कर सकते हो। तो मैंने उनको कहा देखो शॉर्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकते हैं कि लास्ट में हम उसको हेल्प करने के लिए एक आउटलाइन शॉर्ट नोट्स की बना के दे दें, बाकी तैयार उसको खुद को ही करना है, बस एक बेसिक आउटलाइन दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये किया जा सकता है, ये चीज़ है ना। नहीं बिल्कुल ठीक चलिए है बहुत बढ़िया हाँ अनफिल्टर्ड टाइप अनफिल्टर्ड बातचीत इसका हुई। नाम भी यही रखिए सर, अनफिल्टर्ड इंटरव्यू। अनफिल्टर्ड क्या वो नाम रखा हुआ है किसी ने, वो है ना, तो क्या बोलूं वाला उसमें वो पॉलिटिकल टाइप के इंटरव्यूज करता है। अच्छा अच्छा, संदेश संदेश, हाँ अनफिल्टर्ड भी संदेश, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं उसको देखता भी बढ़िया लगता है। नहीं बढ़िया बढ़िया। वो क्या यार, क्या आदमी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ऐसा बैठा है, तेरा बॉल पकड़ो क्या कुछ भी सही बात है। और उसको क्या कॉन्फिडेंस है मुख्यमंत्री के सामने, कोई ऐसे कैसे बिल्कुल बिल्कुल, क्या गजब का कॉन्फिडेंस। ठीक बात है सर। जी ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। अनफिल्टर्ड वे के अंदर अपनी बात रखी और इसको अनफिल्टर्ड ही जाने देते हैं। जी जी जी, दो जगह पर कहीं कहीं पर कुछ नाम आया था, वो भी हाँ, आएगा। ठीक 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 है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें कुछ नेगेटिव था। हाँ, सर कोई ठीक है, जब अनफिल्टर्ड है ना तो एक हाँ, बायस वो अनफिल्टर्ड वाला ही बनना आपने है। कहा कि प्रणव ने जो दृष्टि से टेस्ट सीरीज की थी, कोई दिक्कत सर नहीं, बढ़िया बात है सर, वो चीज़ अच्छी जाएगी, आप जाने दो उसको। वो भी जाने दो।